शुरू। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। स्टॉप। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। स्टॉप। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। विराम। कई बार जेल भी गए। विराम। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। स्टॉप। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। स्टॉप। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। स्टॉप। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। स्टॉप। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। स्टॉप। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। स्टॉप। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास, चित्रों के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। स्टॉप। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। स्टॉप। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। स्टॉप। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। स्टॉप। 60 से ऊपर के ही होंगे। स्टॉप। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। स्टॉप। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। स्टॉप। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। स्टॉप। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पोतूह को तो मैंने देखा था। स्टॉप। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। स्टॉप। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। स्टॉप। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। स्टॉप। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। स्टॉप। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। स्टॉप। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। स्टॉप। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। वह गृहस्थ थे। स्टॉप। लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। स्टॉप। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते
और उसी से गुजर चलाते। स्टॉप। इस सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वथा ही सुनने को मिलते। स्टॉप। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। स्टॉप। आषाढ़ की रिमझिम है। स्टॉप। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। स्टॉप। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपणी हो रही है। स्टॉप। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। स्टॉप। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। स्टॉप। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। स्टॉप। ठंडी पुरवाई चल रही है। स्टॉप। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। स्टॉप। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। स्टॉप। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। स्टॉप। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। स्टॉप। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। स्टॉप। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? स्टॉप। बादों की वह अंधेरी अदरतिया। स्टॉप। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। स्टॉप। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार हो या दादुरों की टर टर, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। स्टॉप। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। स्टॉप। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तंभता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियों शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। स्टॉप। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। स्टॉप। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। स्टॉप। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। स्टॉप। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। स्टॉप। हाँ, पूरब में ही लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। स्टॉप। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। स्टॉप। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। स्टॉप। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। स्टॉप।
गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। फुल स्टॉप।